Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. As you know, we were studying chapter number 9, Forces and Machines. So the topics of our today's lecture are third class lever, the ramp or inclined plane, the wedge. थर्ड क्लास लीवर, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लीवर पढ़ा था। आज हम थर्ड क्लास लीवर पढ़ेंगे। थर्ड क्लास लीवर produces a large movement from a small movement because effort is between fulcrum and load। जो थर्ड क्लास लीवर होता है इसमें एक लार्ज मूवमेंट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा मूव करवा रहे हैं किसी भी स्मॉल मूवमेंट को यूज करके। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो एफर्ट है वो फल्क्रम और लोड के दरमियान प्रेजेंट है। With this lever, you have to put more energy than you would just by lifting the load, but you move the load at a longer distance in return। इस लीवर में आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, लेकिन आप उसको कम मूव करके उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर करवा रहे हैं। When you hold a fishing rod near its bottom end fulcrum, you have to use a large force to move small load, the hook, a long way but with a small effort rest। जब आप किसी फिशिंग रॉड को उसके बॉटम एंड से जो कि उसका फल्क्रम पॉइंट है उसे होल्ड कर रहे हैं तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है उसके स्मॉल लोड का मतलब हुक, उसकी हुक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, उसका वेट बहुत कम होता है तो उसका लोड भी स्मॉल होता है। तो उस पर जो एनर्जी लग रही है वो ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप उस स्मॉल लोड को मूव कर रहे हैं एक स्मॉल एफर्ट लगा के, और वो एफर्ट आप अपनी रिस्ट यानी कि अपने हाथ के जरिए लगा रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं पेयर ऑफ ट्वीजर्स, एन आर्म लिफ्टिंग अ वेट, अ पेयर ऑफ कैलिपर्स, अ टेनिस रैकेट और अ शॉवल। Features of this lever are it produces a large movement from a smaller movement। इसमें एक लार्ज मूवमेंट प्रोड्यूस करवाई जा रही है एक स्मॉलर मूवमेंट से। एफर्ट मूव्स अ शॉर्टर डिस्टेंस बट लोड मूव्स अ ग्रेटर डिस्टेंस। एफर्ट एक शॉर्टर डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन जो लोड है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। लार्ज फोर्स इज यूज टू मूव अ स्मॉल लोड। इसमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है लेकिन जो लोड है वो स्मॉल है जिसको मूव करवाया जा रहा है। अब आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है और इसकी भी लेबलिंग उसी तरह है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास लीवर की पढ़ी थी कि जो एफ है उसका मतलब है फल्क्रम, ई का मतलब एफर्ट और एल का मतलब लोड। तो थर्ड क्लास लीवर में हमने ये पढ़ा था कि जो एफर्ट है वो फल्क्रम और लोड के दरमियान में प्रेजेंट है। जैसे आप फिशिंग रॉड में देख रहे हो, एफर्ट ये जो हमारी पूरी रॉड है जिसको हम यूज कर रहे हैं उसके सेंटर में है, जो उसकी आगे से हुक है वो लोड है और जहां से हमने उसको होल्ड किया हुआ है वो है उसका फल्क्रम। फिर है एक स्टेपलर, स्टेपलर में जिस पेज के ऊपर काम किया जा रहा है वो लोड है, जो सबसे उसका एंड पॉइंट है वो फल्क्रम है और एफर्ट सबसे दरमियान वाला पॉइंट है जहां से आप उसको प्रेस करके पेन को स्टेपल करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन आर्म। ह्यूमन आर्म में मतलब आप कोई चीज़ या हैवी बुक्स जब आप उठा रहे हैं तो जो आपकी ये आर्म है, ये इसकी जो एल्बो है ये एज अ फल्क्रम एक्ट कर रही है। जो चीज़ आप उठा रहे हैं वो लोड है और आपके जो हाथ हैं जिससे आपने उनको उठाया हुआ है वहां पे आपकी एफर्ट यानी कि फोर्स लग रही है। The ramp or inclined plane. Ancient Egyptian slaves built sloping roads to drag heavy blocks for building pyramids। के एंशियंट इजिप्शियंस के जो स्लेव्स थे वो क्या यूज करते थे, एक स्लॉपिंग रोड यानी कि जो टिल्ट रोड्स हैं उनको बिल्ड करते थे किसी भी हैवी ब्लॉक को मूव करवाने के लिए, क्योंकि वो जब पिरामिड को बिल्ड करते थे तो उसके ऊपर ब्लॉक्स को लेके जाना मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने ये टिल्ट रोड्स और या फिर स्लोपिंग रोड्स बनाई थी। Ramp or inclined plane enables a load to be lifted with less force but the distance over which it moves is greater।
किसी भी रैंप या पर इंक्लाइन प्लेन की वजह से जो लोड है, जो अगर किसी ज़्यादा वेट का लोड है तो उसको आप लेस फोर्स यूज़ करके मूव करवा सकते हैं और इस तरह वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है वो ज़्यादा होता है। इट इज़ एनी स्लॉपिंग सरफेस यूज टू रेज अ लोड फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। ये कोई भी स्लॉपिंग सरफेस होती है जो कि यूज़ की जाती है उस लोड को लोअर लेवल से हायर लेवल पे मूव करवाने के लिए। इसकी एग्जाम्पल्स हैं अ रैम्प अलोंग अ ट्रक, रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स एंड रैम्प्स ऑन अ एयरक्राफ्ट। Inclined planes are stationary and the force is applied in a different direction from that in which the load moves. ये जो inclined planes होती हैं ये स्टेशनरी होती हैं, यानी कि एक ही जगह पे प्रेजेंट होती हैं, मूव नहीं करती। तो इसमें जो फोर्स लगाई जा रही होती है वो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन से ऑपोजिट लगा रही होती है, लगाई जाती है। जैसे कि आप अगर एक व्हील चेयर को मूव करवा रहे हैं तो व्हील चेयर तो आगे मूव कर रही है तो आपने उसके बैक साइड से उस पर फोर्स लगानी है। इफ अ फोर्स यूजेस अ लॉन्गर बोर्ड एज अ inclined plane it will need less force to move object up the ramp। अगर कोई पर्सन जो है वो कोई बोर्ड यूज कर रहा है एज अ इंक्लाइंड प्लेन तो उसको लेस फोर्स लगानी पड़ेगी उस चीज को मूव करवाने के लिए। If a shorter board is used, the angle of slope is steeper, more force is needed, but distance over which it is used is less। अगर जो बोर्ड हम यूज कर रहे हैं वो शॉर्टर है यानी कि उसकी लेंथ कम है तो जो एंगल ऑफ स्लोप बनेगा, एंगल ऑफ स्लोप का मतलब है यहाँ पे कि जो अर्थ है आपकी यानी कि सरफेस और उसके ऊपर जो इंक्लाइंड प्लेन है उनके दरमियान का जो एंगल बन रहा है उसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ स्लोप। तो उसके अंदर जो हम फोर्स पे लगा रहे हैं वो ज्यादा होगी और जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो कम होगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कोई इंक्लाइंड प्लेन बना रहे हैं तो हम एक लॉन्गर बोर्ड यूज करें। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वही जैसे अभी हमने एंगल ऑफ स्लोप पढ़ा है कि ये एक बॉटम अर्थ पे लेवल है और ये उसके ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपको एक लोड भी नजर आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान का जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मतलब वो एंगल मेजर किया जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है तो कहीं और कोई और एंगल भी बन सकता है। तो ये एंगल पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी जो इंक्लाइंड प्लेन है वो कितनी स्टीपर या कितनी टिल्ट है। It is easier to push a heavy box up a slope or inclined plane than it is to lift it straight up. The load is moved further but less effort is needed to move it. ये वही बात है जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन को यूज करके किसी चीज को आप किसी हायर या ऊपर के लेवल पे इजीली मूव करवा सकते हैं एज कंपेयर टू ये कि आप उस चीज को ऊपर लिफ्ट करें। तो जो लोड इसमें उठाया जा रहा है वो हैवी लोड भी आप मूव कर सकते हैं, इसमें हमारी एफर्ट कम लग रही है और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ज्यादा है। The wedge. A wedge consists of two inclined planes back to back and is used to split logs or push things apart. एक वेज का मतलब है कि टू इंक्लाइंड प्लेन्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है और फिर उसको हम यूज करते हैं किसी लॉग को या किसी भी चीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं वेज। When force is applied downwards on a wedge, it is pushed outwards in टू डायरेक्शन। जब किसी वेज पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो वो जो मूव कर रही है वो आउटवर्ड मूव करेगी और दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। इस तरह जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसकी एग्जांपल्स हैं एक्स ब्लेड्स, चिजल्स, नेल्स, नाइफ्स, एयर हैमर्स, सॉज एंड hull of a boat. The longer the wedge and smaller the angle of slope, the less is the force needed, but the wedge must be pushed at a greater distance. जितनी हमारी wedge longer होगी उतना ही हमारा जो एंगल है
यानी कि एंगल ऑफ स्लोप है वो स्मॉलर होगा, और इसी तरह उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी कम चाहिए होगी। तो इसलिए जो वेज है उसको पुश किया जाना जरूरी है एक ग्रेटर डिस्टेंस पे। Wedge help you grip things to be lifted by pushing one under an object, such as a heavy box provides a space for your fingers. वेज को हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं किसी चीज को ग्रिप करने के लिए या पकड़ने के लिए या उसको ऊपर उठाने के लिए। जैसे कि एक हैवी बॉक्स पे आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक वेज लगाया जाता है, जिसके नीचे आप अपने जब हाथ से पकड़ते हो या अपनी उंगलियां डालते हैं तो उस चीज को आप ऊपर, जैसे कि एक ब्रीफ केस का एक हैंडल होता है, इस तरह आप उस बॉक्स को लिफ्ट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू टाइटन और होल्ड थिंग्स इन place. For example, a doorstop which consists of only one inclined plane. एक वेज को हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को टाइटली होल्ड करने के लिए या फिर उसको अपनी जगह पे ही रखने के लिए। आपको यहाँ पे एक डोर स्टॉप की एग्जांपल दी है। आपने अक्सर देखा होगा कि डोर्स के पीछे वॉल पे डोर स्टॉप्स लगाए जाते हैं जिनमें सिर्फ एक ही इंक्लाइंड प्लेन प्रेजेंट होती है, और वो उन डोर्स को पकड़ने के लिए या होल्ड करने के लिए यूज होते हैं, जो कि खुद ब खुद बंद होते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि एक हैमर के जरिए एक लॉक को स्प्लिट किया जा रहा है, और उस लॉक के दोनों पार्ट्स के दरमियान में हमने एक वेज रखी है। तो उस वेज के ऊपर एक हैमर के जरिए फोर्स लगेगी, वो फोर्स डाउनवर्ड मूव कर रही है, और जो लॉक के दोनों पार्ट्स हैं वो आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। Now move on to question answers. Question number 5. Describe some advantages and disadvantages of each of three types of levers. कि हमने जो थ्री टाइप ऑफ लीवर्स पढ़ी हैं उनकी आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देनी है। आंसर: The advantages of first class lever are that it produces a large force from a small force. जो फर्स्ट क्लास लीवर है उसकी एडवांटेज ये है कि आप एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्मॉल फोर्स से। द डिसएडवांटेज इज दैट द एफर्ट हैज टू बी मूव्ड अ लॉन्गर डिस्टेंस देन द लोड मूव्स। इसकी डिसएडवांटेज है कि एफर्ट को लॉन्गर डिस्टेंस पे मूव करना पड़ता है एज कंपेयर टू लोड। A second class lever also produces a large force from a small force. जो सेकंड क्लास लीवर है उसकी भी एडवांटेज यही है कि उसमें लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो रही है एक स्मॉल फोर्स से। अगेन द एफर्ट हैज टू बी मूव अलोंग डिस्टेंस देन द लोड मूव्स। और इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि एफर्ट को डिस्टेंस से ज़्यादा मूव करना पड़ता है। A third class lever produces a large movement from a small movement. एक थर्ड क्लास लीवर में भी लार्ज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है एक स्मॉल मूवमेंट से। द डिसएडवांटेज इज दैट अ लार्ज फोर्स इज यूज्ड टू मूव अ स्मॉल लोड। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक लार्ज फोर्स को हम यूज कर रहे हैं एक स्मॉल लोड को मूव करने के लिए। Question number 6. Which class of lever are you using when you chew your food? Illustrate your answer with a diagram. इसमें आपने ये बताना है कि जब आप अपने खाने को च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो आप लीवर की कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं, और इसमें आपने ये डायग्राम भी बनानी है। आंसर: When you chew your food, you are using a third class lever. जब आप अपने खाने को च्यू कर रहे हैं तो आप एक थर्ड क्लास लीवर यूज कर रहे हैं। The fulcrum is the 2 points where your lower jaw bone pivots at the side of your head. The effort comes from the contraction of the muscles in the sides of your jaws. The load is the crushing effect as your jaws come together to chew your food. जब आप अपने फूड को च्यू कर रहे हैं तो फल्क्रम पॉइंट आपका कौन सा है? जो आपका लोअर जॉ है, यानी कि जो हेड के बैक साइड पे है या लोअर साइड पे है, वो आपका फल्क्रम पॉइंट है। और इसमें आपकी एफर्ट कहाँ से लग रही है? आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, और वो मसल्स आपके जॉज के साइड पे प्रेजेंट हैं।
और जो लोड है, लोड कहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे आपकी फूड क्रश हो रही है, यानी कि जहाँ से आप खाने को चबा रहे हैं, तो आपका जो लोड लग रहा है वो आपके जॉज से लग रहा है। Question number 7. Which type of lever are you using when you use your arm to lift an object? Illustrate your answer with a diagram. इसमें आपने ये बताना है कि जब आप अपने आर्म से किसी चीज को उठा रहे हैं तो कौन सा लीवर वहां पे यूज हो रहा है, और इसमें भी आपने डायग्राम बनानी है। आंसर: When you use your arm to lift an object, you are using a third class lever. जब आप अपनी आर्म को यूज कर रहे हैं किसी चीज को उठाने के लिए तो उसमें भी आप थर्ड क्लास लीवर यूज कर रहे हैं। द फल्क्रम इज योर एल्बो जॉइंट, द एफर्ट कम्स फ्रॉम द मसल्स इन योर फोर आर्म एंड द लोड इज द ऑब्जेक्ट इन योर हैंड। इसमें जो आपकी एल्बो है, यानी कि पूरा आपकी आर्म जिस पे मूव कर रही है वो आपकी एल्बो है, और उस एल्बो जॉइंट को यहाँ पे हम फल्क्रम कहेंगे। एफर्ट कहाँ पे लग रही है? आपके मसल्स में, और वो मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी फोर आर्म में। और जो लोड है, यानी कि जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि आपके हैंड में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 11. इन व्हाट वे इज द वेज लाइक एन इंक्लाइंड प्लेन? कि आपने बताना है कि वेज एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह क्यों होती है। आंसर: अ वेज कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स बैक टू बैक। व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड इट हैज अ ट्रायंगुलर शेप। एक जो वेज होती है उसमें दो इंक्लाइंड प्लेन्स प्रेजेंट होती हैं, और जब हम उसको एक साइड से देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में नजर आती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं ये आपने अपनी कॉपीज में नोट करके इनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम।